हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इकाई 3 मुद्रा प्रबंधन एवं उपभोक्ता शिक्षा, इसका जो सेकंड चैप्टर है बचत तथा निवेश, इसका अध्ययन कर रहे हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का चौथा भाग है। आइए अब हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बचत और निवेश की सुविधाओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में डाकघर और बैंक इन दोनों के बारे में अध्ययन कर लिया है। इसके बाद आता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारतीय म्यूचुअल फंड भारत का म्यूचुअल फंड उद्योग है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अभी भी भारत का एक अग्रणी म्यूचुअल फंड है। इसका नियंत्रण एक खास कानून यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के द्वारा होता है। यह जो संस्था है, इसका उद्देश्य समाज में छोटी छोटी बचत एकत्रित करके उन्हें लाभदायक प्रतिभूतियों में विनियोजित करके लाभ कमाना है। इस संस्था द्वारा अपने यूनिट बेचकर जनता से धन एकत्रित किया जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इस उद्योग को 1987 में सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए खोला गया था। अब आइए बुक की तरफ चलते हैं, देखते हैं बुक में क्या क्या दिया गया है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया विभिन्न योजनाओं में इकाइयों को बेचकर लोगों की बचत एकत्र करता है। प्रति यूनिट का मूल्य 10 रुपए है। कोई भी व्यक्ति इसे एक ही या संयुक्त नामों से ले सकता है। 100 रुपए की यूनिट की एक इकाई होती है। एक व्यक्ति को कम से कम 10 यूनिट खरीदना आवश्यक होता है। इन उद्योगों में प्राप्त लाभांश का 90% यूनिट विनियोगकर्ताओं में वितरित कर दिया जाता है। यह यूनिट सीधे यूटीआई के दफ्तर या अधिकृत एजेंटों और सभी डाकघर से खरीदे जा सकते हैं। प्रतिवर्ष इन यूनिटों पर लाभांश घोषित किया जाता है। यूनिट धारक को जमा राशि पर आयकर की छूट भी मिलती है। अब है ट्रस्ट की योजनाएं। यूटीआई द्वारा प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं को विस्तृत रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है मुक्त अंत योजना और दूसरा है बंद अंत योजना। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो 2 योजनाएं हैं, उसमें एक है मुक्त अंत योजना और दूसरा है बंद अंत योजना। पहला मुक्त अंत योजना, ये जून के माह को छोड़कर पूरे वर्ष भर बेची जाती है। और बंद अंत योजना जो है, यहाँ यूनिट्स एक निश्चित समय अवधि पर ही बेचने के लिए प्रस्तावित होते हैं, जैसे एक वर्ष में 1 या 2 बार। ये योजनाएं प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा बताई जाती है। तो यह था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब इसके बाद आता है जीवन बीमा निगम LIC। भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके कई कार्यालय हैं जो देश के कई शहरों में स्थित हैं और इसके 10 लाख से ज्यादा एजेंट भारत भर में फैले हुए हैं। लाइफ इंश्योरेंस मतलब जीवन बीमा पॉलिसी एक पर्सन और एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर मतलब बीमा प्रदाता के बीच किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अनुबंध है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी धारक को मासिक शुल्क फीस के एवज में आर्थिक सुरक्षा देती है। इस व्यवस्था के आधार पर पॉलिसी धारक की मृत्यु होने या यदि पॉलिसी मैच्योर होती है तो कुछ समय के बाद इंश्योरेंस प्रोवाइडर उस व्यक्ति को या उसके परिवार को राशि का भुगतान करता है। पॉलिसी खरीदार की व्यक्तिगत मांगों और जरूरतों के उपयुक्त बाजार में विभिन्न प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा पॉलिसी होती है।
इसके बाद आइए बुक की तरफ चलते हैं और जीवन बीमा के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। बीमा एक प्रकार की आर्थिक संरक्षण योजना है। जीवन बीमा पॉलिसी धारक को जिन परिस्थितियों के लिए बीमा करवाया गया हो उनमें निश्चित राशि देने की संविदा है। जीवन बीमा निगम सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था है जिसमें लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कुछ राशि जमा करते हैं और समय पड़ने पर यह संस्था उन्हें यह राशि वापस करती है, उपलब्ध कराती है। मृत्यु, असमर्थता, चोरी, दुर्घटनाएं और अन्य विपत्तियों में सुरक्षा के लिए जीवन बीमा की विभिन्न योजनाएं ली जा सकती हैं। बीमा के नियम पत्रों को पॉलिसी कहा जाता है। बीमा का जो नियम पत्र होता है उसे हम पॉलिसी कहते हैं। जो भी पॉलिसी लेता है उसे पॉलिसी धारक कहा जाता है। पॉलिसी धारक निगम को एक निर्धारित राशि देने का संकल्प करता है जिसे प्रीमियम कहते हैं। यह प्रीमियम संस्था को नियमित समय पर दिया जाता है। इसके बदले बीमा निगम पॉलिसी धारक को मृत्यु या फिर विपत्ति के समय आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब आता है जीवन बीमा से लाभ। जीवन बीमा से हमें क्या लाभ होता है? बीमेदार की आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, आयकर से छूट। तीसरा पॉइंट है धन को सुरक्षित रखना। फिर आता है बचत का अच्छा साधन। उसके बाद है बच्चों के शादी विवाह आदि का प्रावधान, राष्ट्र निर्माण में सहायक, वृद्धावस्था में सुरक्षा, लोन की सुविधा। और फिर आता है अनिवार्य बचत, अर्थात एक बार बीमा पॉलिसी लेने के बाद अनिवार्य रूप से बीमा की किस्त जमा करनी पड़ती है। तो यह था जीवन बीमा से लाभ। अब आता है जीवन बीमा के प्रकार। जीवन बीमा के कितने प्रकार हैं? तो जीवन बीमा के जो प्रकार है उसमें 8 प्रकार दिया गया है, जिसमें पहला है आजीवन बीमा, दूसरा है सीमित भुगतान आजीवन बीमा, इसके बाद आता है बंदोबस्त बीमा, फिर आता है मिश्रित जीवन बंदोबस्ती बीमा, उसके बाद है बहुउद्देशीय बीमा पत्र, और उसके बाद है वार्षिक वृत्ति बीमा, इसके बाद बच्चों के लिए बीमा पत्र, और आखिरी में है धन वापसी बीमा। तो अब इसे हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अनेक प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की हैं। व्यक्ति अपने इच्छानुसार इनमें से कोई भी योजना चुनकर बीमा करा सकता है। तो पहला है आजीवन बीमा। इस योजना में बीमा कराने वाला व्यक्ति अपनी सुविधानुसार तिमाही, छमाही अथवा वार्षिक किस्त जमा कर सकता है। उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही बीमा योजना का लाभ उसके उत्तराधिकारी को मिलता है। यह था आजीवन बीमा। इसके बाद आता है सीमित भुगतान आजीवन बीमा। इस योजना में बीमा कराने वाले व्यक्ति को निश्चित धन निश्चित अवधि तक जमा करानी होती है, परंतु बीमा का धन उसके उत्तराधिकारी को उसके मृत्यु के बाद ही मिलती है। इसमें कम से कम 12 वर्ष के लिए 1 लाख की पॉलिसी होती है। यह था सीमित भुगतान आजीवन बीमा। उसके बाद जो तीसरी योजना है वह है बंदोबस्त बीमा। इसमें एक निश्चित अवधि में जब प्रीमियम की पूरी किस्त चुका दी जाती है तो बीमे का धन बीमा कराने वाले व्यक्ति को मिल जाता है। यदि अवधि पूर्ण होने से पहले ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बीमे की पूरी राशि उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होती है। इसके बाद आता है मिश्रित जीवन बंदोबस्ती बीमा। यह पॉलिसी चुने गए निश्चित वर्गों के 2 व्यक्तियों के लिए होती है। इसमें यदि बीमा कराने वाले 2 व्यक्तियों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरे को बीमा का पूरा धन
मिल जाता है अथवा निश्चित अवधि पूरी होने के बाद धनराशि मिल जाती है। यह बीमा पत्र ज्यादातर पति पत्नी करवाते हैं। इसके बाद जो 5वीं योजना है वह है बहुउद्देशीय बीमा पत्र। यह बीमा कई उद्देश्यों से कराया जाता है। इसमें परिवार की सुरक्षा, संतान की सुरक्षा, विवाह, वृद्धावस्था में व्यवस्था आदि के लिए धन प्राप्त होता है। यह बीमा केवल 30 वर्ष तक की अवधि के लिए होता है तथा बीमा कराने वाले व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह बीमा कम से कम 2000 का होता है। इसके बाद आता है वार्षिक वृत्ति बीमा। निश्चित प्रीमियम देखकर बीमा कराने वाला व्यक्ति मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक किस्तों के रूप में राशि प्राप्त कर सकता है। उसके बाद जो 7वां योजना है वह है बच्चों के लिए बीमा पत्र। यह बीमा पत्र बच्चों के हित के लिए होते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बच्चों के लिए 2 प्रकार के बीमा पत्र दिए गए हैं, जिसमें पहला है शिक्षण बीमा पत्र और दूसरा है वैवाहिक बीमा पत्र। इसके बाद आता है धन वापसी बीमा। इस योजना में नियमित समय के अंतर से बीमा की अवधि समाप्त होने से पूर्व रकम प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग जमाकर्ता अपने अनेक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में कर सकता है। तो यह था जीवन बीमा के प्रकार। इसके बाद आता है भविष्य निधि योजना। इसे हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं। यह एक प्रकार का रिटायरमेंट फंड होता है। यह रिटायरमेंट के बाद जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है, या कहें कि यह एक जमा पूंजी होती है जो कि नौकरी के बाद आपको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करती है। हमारे बुक में भविष्य निधि में धन रखने से क्या लाभ है, क्या हानियां हैं और सामान्य भविष्य निधि योजना और सहायक अंशदान या कर्मचारी भविष्य निधि योजना के बारे में दिया गया है। तो आइए विस्तृत रूप से इसकी जानकारी हासिल करते हैं। भविष्य निधि योजना, यह योजना केवल नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए ही होती है। इसमें जमा की जाने वाली राशि सीधे उसके वेतन से काट ली जाती है, जिससे व्यक्ति को बचत का अतिरिक्त भार नहीं उठाना पड़ता है। अब भविष्य निधि में धन रखने से क्या लाभ है? तो इसमें पहला है धन सुरक्षित रहता है। दूसरा है धन ब्याज सहित वापस मिल जाता है। तीसरा है आवश्यकता पड़ने पर अपने धन पर सरलता से ऋण उपलब्ध हो सकता है, कर्ज हमें मिल सकता है। फिर चौथा है भविष्य निधि में बचत करने के लिए अधिक सोचना नहीं पड़ता है। यह था भविष्य निधि योजना में धन जमा करने का लाभ। अब इसका हानि क्या क्या है? भविष्य निधि योजना में अधिक ब्याज नहीं मिलता है और अवकाश प्राप्त करने के बाद इस पैसे की वापसी होने में अधिक समय लग जाता है। यह था भविष्य निधि योजना का हानि। अब आता है सामान्य भविष्य निधि योजना और सहायक अंशदान या कर्मचारी भविष्य निधि योजना। ये है क्या? तो सामान्य भविष्य निधि योजना यह सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है। प्रति माह वेतन का 12% या कर्मचारी की इच्छा पर इससे अधिक धनराशि वेतन में से काटकर उसके भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया जाता है। कर्मचारी के रिटायर होने के बाद या उनके निधन होने पर जमा की गई राशि ब्याज सहित वापस दे दी जाती है। इसमें कर्मचारी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना पड़ता है। यह योजना जो है वह रिटायरमेंट के पश्चात व्यक्ति को मासिक निवृत्ति भत्ता मिलने वालों के लिए होती है। इस पर आयकर छूट का लाभ भी मिलता है। इस योजना के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी को अपने भविष्य निधि जमा में से 3 माह की वेतन राशि ऋण के रूप में मिल सकती है।
जिसे उसे 20 से 24 मासिक किस्तों में लौटाना पड़ता है। यह था सामान्य भविष्य निधि योजना। इसके बाद आता है सहायक अंशदान या कर्मचारी भविष्य निधि योजना। यह क्या है? यह गैर सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू होती है। जो सामान्य भविष्य निधि योजना है यह सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है, और जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना है यह गैर सरकारी या फिर अर्ध सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले लोगों के लिए होता है। इसके अंतर्गत कर्मचारी के वेतन में से 8% तक धनराशि उसके खाते में जमा करवा दी जाती है तथा उतना ही उस संस्था के प्रबंधक को कर्मचारी के खाते में जमा करवानी पड़ती है। कर्मचारी की नौकरी से निवृत्ति होने पर या निधन पर धनराशि ब्याज सहित लौटा दिया जाता है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए होती है जिन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात मासिक निवृत्ति भत्ता नहीं मिलता। इस योजना में जमा धनराशि पर भी आयकर का छूट मिलता है। दोनों ही योजना नौकरी वालों के लिए होती है, पर एक सरकारी और दूसरी गैर सरकारी नौकरी वालों के लिए है। तो आज हमने बचत तथा विनियोग में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम और भविष्य निधि योजना का अध्ययन किया। आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रही हूँ। अगले वीडियो में हम निवेश के कुछ और साधनों जैसे सहकारी संस्थाएं, बॉन्ड, लोक भविष्य निधि योजना, सोना, जमीन तथा मकान में निवेश और निवेश का माध्यम चुनने का आधार, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे।